हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे व्योम कोट एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम जिसका पेपर कोड HI01, जिसका विषय है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे आज, जो प्रारंभिक काल से 1200 ईस्वी तक हैं। कम से कम प्रारंभिक काल से 1200 ईस्वी तक हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे खंड ए अति लघु उत्तर प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के कोई से अभिलेखों को सम्मिलित कीजिए। उत्तर है प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेखों में अशोक के शिलालेख जैसे लोहरिया अरजाज, महरौली लोह स्तंभ शिलालेख, ऐहोल शिलालेख जो हर्षवर्धन पर पुलकिशन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, पेशनगर का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख शामिल हैं। यह अभिलेख इतिहास, समाज, संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है नीतिसार पुस्तक के लेखक कौन थे? नीतिसार पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर है नीतिसार पुस्तक के लेखक कामदक थे, जिन्हें कामदिकी या कामेदिकी भी कहा जाता है, और वे पारंपरिक रूप से विष्णुगुप्त कौटिल्य के शिष्य माने जाते हैं। यह ग्रंथ राजनीति और शासन कला पर आधारित एक प्राचीन भारतीय कृति है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 5 महाकृति के नाम बताइए। तो उत्तर है जैन धर्म के 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, पवित्रता, अपीरण ग्रह, अनावश्यक संग्रह न करना। यह 5 नैतिक सिद्धांत हैं जिनका पालन जैन धर्म के अनुयायी शांतिपूर्ण नैतिक जीवन जीने के लिए करते थे। अगला क्वेश्चन है वेदांग क्या है? तो उत्तर है वेदांग संस्कृत में वेदों के अंग हैं। यह 6 साहिक विधाएँ हैं जो वेदों को समझने, उनकी व्याख्या करने और उनका सही ढंग से उपयोग करने में सहायता करती हैं। इन्हें वेदों के पूर्व के रूप में विकसित किया गया था। प्राचीन वैदिक ग्रंथों की समझ को आसान बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन है रामायण के लेखक कौन थे? तो उत्तर है महाकाव्य रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर उनको हार्दिक नमन। उन्होंने रामायण की रचना कर लोगों को सत्य कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा, विचार, आदर्श युगों तक ही प्रगतिशील समाज बनाने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कुषाण सिक्कों की 2 विशेषता लिखिए। कुषाण सिक्कों की 2 विशेषताएं लिखिए, जिसमें उत्तर है कुषाण सिक्कों की 2 विख्यात विशेषता है। पहली है धातु मूल्य वर्ग, जिसमें सोने, चांदी और तांबे की धातु प्रमुख थी, जिसमें सोने के सिक्के दिनार 7.9 ग्राम के होते थे और तांबे के सिक्के दैनिक लेन देन के प्रेरित प्रचलित थे। डिजाइन और चित्रण सिक्कों को एक और राजा की प्रतिमा, दूसरी ओर एक देवता जैसे शिव और माजद नाना या का चित्र अंकित होता। इसमें हेलेनिस्टिक शैली का प्रभाव दिखता था। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, जो एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। तो अगला खंड है लघु उत्तर वाले प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के ऐतिहासिक ग्रंथों का वर्णन कीजिए। शरंतो
प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख साहित्य स्रोतों में धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन साहित्य जैसे त्रिपिटक, आगम, धर्मनिरपेक्ष साहित्य जैसे कि कालिदास के नाटक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विदेशी यात्रा के विवरण जैसे मैगनीज, बयान शामिल हैं। यह स्रोत न केवल सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं बल्कि राजनीतिक घटनाओं, संस्कृति, विभिन्न राजवंशों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। धार्मिक साहित्य कौन कौन से हैं? वैदिक साहित्य हैं। पहला है वैदिक साहित्य। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और अन्य शामिल हैं। ऋग्वेद में तत्कालीन घटनाओं जैसे दशराज युद्ध का लेख है जो ऐतिहासिक जानकारी देता है। और अगला है महाकाव्य। महाकाव्य में है रामायण और महाभारत प्राचीन भारतीय संस्कृति, मूल्य, सामाजिक व्यवस्था का विस्तृत चित्रण करते हैं। अगला पुराण। अगला कौन सा? पुराण। पुराण में है जिन राजाओं के वंश, सामाजिक रीति रिवाज और धर्म संबंधी जानकारी मिलती हैं। बौद्ध और जैन साहित्य। त्रिपिटक, यह बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश और बौद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। जैन ग्रंथ, अंग, उपांग और अन्य जैन आगमों में महावीर और जैन धर्म के संबंधित महत्वपूर्ण विवरण मिलते हैं जैसे भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अगला है धर्मनिरपेक्ष साहित्य जिसमें काव्य और नाटक। कालिदास मालविका निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, भास, भवभूति आदि के नाटक प्राचीन भारत के सामाजिक राजनीतिक पहलुओं को दर्शाते हैं। इतिहास लेखन, बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन के काल की जानकारी देता है जबकि कल्हण की रजतगिनी कश्मीर के राजा का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करती हैं। अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तत्कालीन शासन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताता है। और आगे विदेशी यात्रियों के वेदांत। मैगस्थीनियस सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। उसकी इंडिका भारतीय समाज, नगर जीवन पर प्रकाश डालती यद्यपि उसका मूल रूप अब नहीं है। फैयांग और हेमसांग इस चीनी यंत्र के वेदांत तत्कालीन भारत के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति प्रारंभिक से काफी सम्मानजनक और सख्त थी। उन्हें शिक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था। वे धार्मिक, सार्वजनिक जीवन में भाग लेती थी। हालांकि वे उत्तर वैदिक काल तक आते आते उनकी स्थिति गिरावट आई और इससे बाल विवाह और अन्य सामाजिक कुप्रथाएं बढ़ने लगी। लेकिन प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में बाद में स्थिति कमज़ोर हुई। प्रारंभिक वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में महिला की स्थिति सम्मानजनक दर्जा। महिला को समाज में पुरुषों के समान सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। शिक्षा का अधिकार, लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध थे और वेद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करती थी। स्वतंत्रता, महिला को अपना जीवन साथी स्वयं चुनने की स्वतंत्रता थी और स्वयंवर प्रथा के माध्यम से व्यक्त होती थी। सार्वजनिक और धार्मिक जीवन में भागीदारी, महिला को सभाओं और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेती और कई विदेशी महिला भी थी जिन्होंने रचनाएं भी रची।
विवाह और पुनर्विवाह, बाल विवाह का प्रथा नहीं थी और विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति थी। उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति में बदलाव, जिसमें है सामाजिक गिरावट। उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति में गिरावट आई, जहाँ सामाजिक जटिलता बढ़ी और कृषि प्रधान समाज की ओर बदलाव लाया। बाल विवाह की शुरुआत, इस काल में बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी बुराई का प्रचलन बढ़ना शुरू हुआ। और अगला है पुरुषों पर निर्भरता। मनुस्मृति में जैसे ग्रंथों में महिला को बचपन में पिता, जवानी में पति, वृद्धावस्था में पुत्र पर निर्भर रहने का आदेश दिया गया, जिसमें उनकी स्थिति कमजोर हुई। सापेक्ष में वैदिक काल में महिला की स्थिति प्रारंभिक दौरे में उच्च थी, लेकिन बाद के काल में उसमें गिरावट आई। हालांकि यह स्थिति आज के समय में तुलना के बेहतर थी। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों का विवेचना कीजिए। सूत्र हैं, जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और अनेकतावाद। सत्य के कई पहलू हैं जो जीवन को मुक्ति, मोक्ष की ओर ले जाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। पंच महाव्रत, 5 मान प्रतिज्ञा कौन कौन सी है? यह सिद्धांत जैन धर्म के अनुयायियों को नैतिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें पहला अहिंसा, किसी भी जीव को शारीरिक, मानसिक या वाचिक रूप से चोट न पहुंचाना और जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना, किसी को धोखा न देना, वास्तविक का पालन करना है। अचौर्य मतलब अस्त्य, चोरी न करना, दूसरे की संपत्ति उसकी अनुमति के बिना अनैतिक तरीके से न लेना। ब्रह्मचर्य, शारीरिक और मानसिक पवित्र बनाए रखना, इंद्रिय विषय से दूर रहना। अपरिग्रहण, भौतिक संपत्ति और शारीरिक वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह न करना। त्रिरत्न, 3 रत्न, यह मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं जिनके द्वारा कर्म का नाश होता है और मुक्ति मिलती है। सम्यक दर्शन, त्रिरत्न सम्यक दर्शन में जैन सिद्धांत का त्रिक्रम में सच्चा विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, सत्य को जानना। सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अनुसार आचरण करना। और अनेकतावाद, गैर निष्पक्षता, यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी सत्य या वस्तु के अनेक पहलू हो सकते हैं। किसी भी घटना, वस्तु को केवल एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी विभिन्न भावनाओं पर विचार करना चाहिए। कर्म सिद्धांत, यह जैन दर्शन में कर्म को एक सूक्ष्म भौतिक पदार्थ माना जाता है जो आत्मा से जुड़ा जाता है। कर्म फल में मुक्ति पाने के लिए 3 रत्न का पालन करना आवश्यक है। परस्परोपकार, ग्रह जीवनाश्रम, यह जैन धर्म का आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है सभी आत्मा का कार्य एक दूसरे की सहायता करना है। अगला है अशोक धम्म पर एक लेख लिखिए। तो उत्तर है, सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं। मौर्य वंश के इस सम्राट ने केवल राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टि से नहीं, बल्कि अपितु धार्मिक और नैतिक दृष्टि से भी भारतवर्ष में को नई दिशा प्रदान की। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुई भयानक जनहानि ने अशोक के हृदय के गहराई से आहत किया। परिणामस्वरूप उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म से प्रचार प्रसार को अपना जीवन ध्येय बना लिया। धम्म का अर्थ है, अशोक के धम्म का त्रापी किसी विशेष संप्रदाय से नहीं था। यह जीवन व्यवहार की एक व्यवहारिक संहिता थी जिसका उद्देश्य समाज में नैतिकता, करुणा, सद्गुणता और सद्भाव स्थापित करना था। अशोक धम्म की मुख्य विशेषता है अहिंसा का आदर्श। अशोक ने जीवों के अहिंसा का विद्रोह किया, प्रजा को प्राणी के मात्र के प्रति दया, करुणा का उपदेश दिया। सद्गुणता और धार्मिक सद्भाव,
उन्होंने सभी संप्रदायों के प्रति सम्मान रखने, आपसी सौहार्द बनाए रखने की शिक्षा दी। सदाचार और नैतिक जीवन में अशोक ने सत्य, दया, क्षमा, संयम और करुणा जैसे गुणों पर बल दिया। सामाजिक कल्याण, प्रजा की भलाई के लिए अशोक ने अस्पताल, कुएं, सड़कें, धर्मशाला बनवाई, पशुपालन, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की। परिवार और समाज में सद्भाव, धर्म में माता पिता, गुरुजनों और विधवाओं का सम्मान, स्त्री के समान सहमयता और दास और नौकरों के प्रति करुणा का उपदेश था। धर्म का प्रचार प्रसार, अशोक ने अपने धर्म का प्रचार शिलालेखों, स्तंभों, शिलालेख फरमानों द्वारा किया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। वहाँ बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। अशोक के धर्मदूत यान मिस्र, सीरिया तक गए और इनका महत्व है। अशोक का धर्म केवल धार्मिक शिक्षा नहीं होकर मानवीय मूल्यों पर आधारित था। यह सम्राट के उदार नीति का परिचायक था, जिसने प्रजा को शांति और कल्याण का मार्ग दिखाया। अशोक ने धर्म के भारतीय संस्कृति को मानवता और करुणा और सहगुणता जैसे शाश्वत आदर्श प्रदान के निष्कर्ष हैं। अशोक का धर्म धार्मिक कट्टरता से परे ये सार्वभौमिक आचार संहिता थी। यह आज भी मानव समाज के नैतिक जीवन, आपसी सहयोग और शांति का संदेश देता है। और अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे YouTube चैनल बायोलॉजिकल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन जरूर करें, जहाँ पर वीएमओ कोटा संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन, सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धि का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सैन्य विजय से सातवाहन साम्राज्य का विस्तार किया। पश्चिमी क्षत्रपों को हराकर दक्कन क्षेत्र में शांति स्थापित की। उन्होंने कुशल प्रशासन, व्यापार मार्ग मजबूत किए, संस्कृति और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में सातवाहन शक्ति का चरमोत्कर्ष हुआ। उनके व्यापक प्रभाव का उल्लेख नासिक, प्रासिक जैसे अभिलेखों में मिलता है और जो उन्हें एक महान शासक के रूप में दर्शाते हैं। सैन्य उपलब्धियों और साम्राज्य विस्तार, विदेशी आक्रमण का दमन, उन्होंने शक, पश्चिमी क्षेत्र, यवन और पहलों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक विप्लव किया, जिसने दक्कन के क्षेत्र सुरक्षित हुआ। साम्राज्य का पुनरुद्धार, गौतमीपुत्र के सातवाहन साम्राज्य को पुनर्जीवित किया, जिसकी सत्ता पहले विदेशी आक्रमणों में से कमजोर हो गई। विशाल साम्राज्य, नासिक, प्रासिक और अन्य अभिलेखों के अनुसार उनके साम्राज्य का विस्तार उत्तरी कोंकण से लेकर पूर्वी बेरार तक और दक्षिणी कृष्णा नदी तक फैला था। पर प्रशासनिक और आर्थिक सुधार, कुशल शासन में उन्होंने एक कुशल और स्थिर प्रशासन स्थापित किया और जो साम्राज्य की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण था। व्यापार का विकास, शहरी विकास को बढ़ावा दिया और व्यापार मार्ग को मजबूत किया, जिससे आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेष रूप से रोमन साम्राज्य के साथ में वृद्धि हुई। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान, धार्मिक सगुणता, ये वे बौद्धीय धर्म और वैदिक परंपराओं के संरक्षण थे, जिसे धार्मिक सगुणता और सद्भाव को बढ़ावा मिला। कला और वास्तुकला, उनके शासनकाल में बौद्ध कला, वास्तुकला का विकास हुआ, जिसने सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया। ऐतिहासिक महत्व, एक महान शासक, जहाँ गौतमीपुत्र संतकर्णी को सातवाहन राजवंश का सबसे महान शासक माना था, जिन्होंने अपने वंश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। सांस्कृतिक सेतु, उन्होंने एक संस्कृत सेतु का निर्माण किया, जिसने सिंधु गंगा के मैदान दक्षिणी भारत तक विचारों और संस्कृति के हस्ताक्षर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, गुप्त नरेश समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों में उत्तरी और दक्षिणी भारत में सैन्य विजय, गुप्त साम्राज्य का विस्तार, एक कुशल प्रशासक के रूप में कार्य करना, संस्कृत संरक्षण और कला साहित्य प्रोत्साहन शामिल हैं, जिसके कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक एकता स्थापित की और अपने शासनकाल में सांस्कृतिक बौद्धिक उपलब्धियों का स्वर्णिम युग बनाया। मुख्य उपलब्धियां, जिसमें सैन्य विजय,
समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण भारत में कई अभियान चलाए, जिन्होंने उत्तरी भारत के कई राज्यों को पराजित कर उन्हें क्षेत्र को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिणी में कराची तक अपना प्रभाव बढ़ा दिया और साम्राज्य का विस्तार अपने सैन्य विजय के माध्यम से समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को एक छोटे से राज्य से विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया, जिससे यह प्राचीन भारत सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से बन गया। प्रशासनिक क्षमता, प्रशासनिक दक्षता है, जिसमें समुद्रगुप्त एक कुशल प्रशासक भी थे। उनके प्रशासन में पर्याप्त परिस्थिति, इलाहाबाद स्तंभ, शिलालेख जैसे ऐतिहासिक स्रोतों से प्रकाश पड़ता है, जिससे उनकी प्रशासनिक नीति उपलब्धि की जानकारी मिलती है। सांस्कृतिक संरक्षण है, समुद्रगुप्त स्वयं एक कुशल कवि संगीतकार थे, उन्होंने संस्कृत साहित्य और शास्त्रीय भारतीय संगीत को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल को कला, संस्कृति को बौद्धिक उपलब्धियों का स्वर्ण युग माना था। भारतीय नेपोलियन की उपाधि, उनके असाधारण सैन्य कौशल, विजय और साम्राज्य के विस्तार के कारण ऐतिहासिक विस्नेट स्मिथ ने उन्हें भारत के नेपोलियन का। मौद्रिक प्रणाली का उन्होंने अपने राज्य सिक्कों के जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 7 विभिन्न प्रकार सिक्कों पर आधारित एक कुशल मौद्रिक प्रणाली का निर्माण किया, जिससे उन्हें राजवंश की संप्रभुता सर्वश्रेष्ठ हुई। अगला क्वेश्चन है, चोल व पल्लव कला और मिंदर स्थापित की प्रमुख विशेषता का मूल्यांकन कीजिए। चोल और पल्लव कला में कला एवं मिंदर स्थापत्य की मुख्य विशेषता का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है पल्लव कला स्थापत्य के द्रविड़ शैली की नींव रखी, जिसमें चट्टानों को काटकर मिंदर बनाना, गुफाओं का मिंदर के साथ बाद में स्वतंत्र संरचनात्मक मिंदर बनाने की शुरुआत हुई। वहीं चोल कला स्थापत्य के पहलुओं की शैली को परिष्कृत किया, जिसे तंजौर के बेतेश्वर मिंदर जैसे भव्य संरचनात्मक मिंदर बने, जो द्रविड़ वास्तुकला के शिखर माने जाते थे। चोलों ने मिंदरों के साथ साथ कांस्य मूर्तियों में भी उत्कृष्ट कौशल दिखाया, जिसमें लुप्त मोम तकनीक का उपयोग होता था। पल्लव कला स्थापत्य की मुख्य विशेषता है शैलकृत मिंदर। पल्लवों ने चट्टानों को तराशकर मिंदर बनाने की कला सूत्रपात किया, जो गुफा मिंदरों के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था। द्रविड़ शैली का विकास, पल्लव शासक के तहत द्रविड़ मिंदर का निर्माण शैली का प्रारंभिक विकास हुआ। पल्लव शासक के तहत द्रविड़ मिंदर निर्माण शैली का प्रारंभिक विकास हुआ। उसकी नींव बाद में चोलों ने मजबूत की। संरचनात्मक मिंदरों का निर्माण, पल्लवों के बाद में स्वतंत्र संरचनात्मक मिंदरों का भी निर्माण किया, जो ईंट और लकड़ी के पूर्व पल्लव प्रोटोटाइप पर आधारित है और चोल मिंदरों के लिए ये प्रेरणादायक बने। और उदाहरण है महाबलीपुरम के पंचरथ, कांचीपुरम के वैकुंठ पेरुमल के मिंदर पहलू स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं। चोल कला स्थापत्य की प्रमुख विशेषता, द्रविड़ वास्तुकला का शिखर। चोल काल में द्रविड़ मिंदर वास्तुकला ने अपनी प्रकाष्ठ को छुआ, जिसके परिणामस्वरूप तोजार कबीश्वर मिंदर जैसे भव्य मिंदर बने। भव्य संरचनात्मक मिंदर पल्लवों द्वारा शुरू की गई संरचनात्मक मिंदरों की कला को चोलों ने पूर्णता प्रदान की और उन्होंने उन्नत किया। कांस्य मूर्तिकला में उत्कृष्ट, चोलों ने देवी देवता के कांस्य मूर्तियों के निर्माण में महारत हासिल की, जो लुप्त मोम या मधु उत्कृष्ट विद्वान नामक जटिल प्रक्रिया से बनाई जाती थी। मिंदरों में बहुउद्देशीय उपयोग, चोल मिंदरों का निर्माण न केवल धार्मिक उद्देश्य के लिए किया गया, बल्कि उसमें पुस्तकालय, स्कूल, अस्पताल भी होते, जैसे समुदाय के अंदर बन गए। विवरण पूर्ण
काशी। ग्रेनाइट बेसाल्ट जैसे पत्थरों के उपयोग से मंदिर की दीवारें पर जटिल नक्शाकृति संभव हुई, जिससे स्थापत्य की सुंदरता बढ़ी। उदाहरण है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया गंगोई चोलपुरम मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर है त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 385 से 816 ईस्वी में उत्तर भारत के कन्नौज शहर पर नियंत्रण करने के लिए 13 प्रमुख राजवंश प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट के बीच एक लंबा युद्ध था। संघर्ष कन्नौज के शाही दर्ज उत्तर भारत के सर्वप्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से लड़ा गया। संघर्ष के बाद प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और 3 शताब्दी तक इस क्षेत्र का शासन किया। संघर्ष के प्रमुख कारण है कन्नौज का सामाजिक महत्व। तो कन्नौज का सामाजिक महत्व सामरिक महत्व है। हर्ष साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज उत्तर भारत का एक प्रमुख और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर बन गया। शाही नियंत्रण की आकांक्षा इस शहर पर नियंत्रण स्थापित करने के तीनों राजवंशों का उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिला। संघर्ष में शामिल राजवंश गुर्जर प्रतिहार पश्चिम भारत अवंती जालोर क्षेत्र पर शासन करते थे और पाल या पूर्वी भारत बंगाल और बिहार क्षेत्र पर शासन करते थे। राष्ट्रकूट दक्कन क्षेत्र पर शासन करते थे और अपनी शक्ति उत्तर की ओर बढ़ाना चाहते थे। संघर्ष के मुख्य चरण शुरुआत है लगभग 790 ईस्वी। संघर्ष का पहला चरण कन्नौज के राजा यशोवर्मन की कमजोरी का फायदा उठाकर शुरू हुआ, जब प्रतिहार राजा वत्सराज ने अपनी पहली बार इंदिरा युद्ध को हराया। राष्ट्रकूट का हस्तक्षेप इसके बाद राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया और फिर धर्मपाल को हराया। राष्ट्रकूटों की वापसी राष्ट्रकूटों को अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए दक्षिण लौटना पड़ा, जिससे पालों के कन्नौज पर फिर नियंत्रण करने का मौका मिला। अंतिम चरण और प्रतिहारों का प्रभुत्व। धीरे धीरे प्रतिहारों ने कन्नौज पर अपना नियंत्रण मजबूत किया और अंततः नागभट्ट द्वितीय ने इसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। संघर्ष का परिणाम इस संघर्ष परिणाम स्वरूप गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर लगभग 3 शताब्दी तक शासन किया। अलय खंड से दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न, जिसमें भारत के विभिन्न पाषाण संस्कृतियों के निवासियों के जीवन शैली पर एक निबंध लिखिए। तो उत्तर है भारत की पाषाण संस्कृति के निवासी शिकारी संग्राहक थे, जो औजारों के उपयोग और शिकार भोजन और आश्रयों में धीरे धीरे विकास के साथ पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के दौरान सभ्यता में विकसित हुए और उनके जीवन में आग की खोज उन महत्वपूर्ण बदलाव लाया, जिससे मांस पकाना और ठंडे से बचाव संभव था। भारत की विभिन्न पाषाण संस्कृति में जीवन शैली का विकास। भारत में पाषाण युग को 3 मुख्य अवधियों में विभाजित किया, जिसमें से प्रत्येक को अपनी अनूठी जीवन शैली थी। पूर्व पाषाण काल भोजन निवासी शिकारी संग्रह थे, जो जंगली जानवरों को शिकार करते और मछली पकड़ते थे और जंगली फल कंद जड़ें इकट्ठा करते थे। आग से अपरिचित होने के कारण कच्चा भोजन खाते थे। आश्रय उनके पास कोई स्थायी घर नहीं था, वे प्रकृति में मिले आश्रय में रहते थे। उपकरण मुख्य रूप से पत्थर से बने बहुउद्देशीय औजार का उपयोग करते थे, जैसे क्वाइट जाइट। अग्नि का आविष्कार काल के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर मनुष्य ने पत्थर के टुकड़ों को टकरा कर आग जलाना सीखा। मध्य पाषाण काल में शिकार और संग्रह पूर्व पाषाण काल के समान ही शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर रहे, लेकिन औजार में सुधार हुआ। सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास इस काल में छोटे पत्थर के औजार
माइक्रोलिथ का उपयोग शुरू हुआ, जो अधिक विशिष्ट थे। पशुपालन की शुरुआत कुछ जगह पर जैसे आदमगढ़ में जानवर को पालतू मानना के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। कला और बस्तियाँ, भीमबेटका जैसी गुफाओं में पाए गए पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि समाज जीवित था जिसमें कला और युद्ध भी शामिल थे। नवपाषाण काल, इसमें कृषि और पशुपालन, मानव ने खेती और पशुपालन शुरू किया जिससे आहार और जीवन शैली में क्रांति आई। स्थिर जीवन शैली, खाना बदोश जीवन के बजाय वे स्थिर बस्तियों में रहने लगे। मिट्टी के बर्तन और धातु हुए, मिट्टी के बर्तन का निर्माण शुरू हुआ। तांबा जैसी धातु का औजार बनाने के प्रयोग हुए, ताम्र पाषाण काल का आधार बने। सामाजिक और राजनीतिक विकास, इस काल में सामाजिक समूह, राजनीतिक संगठन का विकास हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी कैलाश बिरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिंबिसार, अजातशत्रु, माँ जनपद के योगदान का विवेचन कीजिए। तो उत्तर है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंधों और अंग राज्य के विलय से साम्राज्य की नींव डाली। अजातशत्रु ने कूटनीति और सैन्य कौशल के वंचित संघ को पराजित कर और पाटलिपुत्र का निर्माण कर साम्राज्य का विस्तार किया। और महान जनपद ने अपने साम्राज्यवादी नीतियाँ वित्तीय महान पद्मनंद ने अपने साम्राज्यवादी नीतियों, वित्तीय शक्ति और एक विशाल सेना के निर्माण से मगध को शक्तिशाली साम्राज्य बनाया और नंद वंश की स्थापना की, जिसे मगध की शक्ति का चरम बनाया। बिंबिसार लगभग 543 से 491 ईस्वी पूर्व। साम्राज्य विस्तार, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग राज्य को मगध का मिलाकर साम्राज्य विस्तार शुरू किया। बिंबिसार का विवाह संबंध है, उन्होंने गांधार के शासक और अवंती के शासन के आजाद राजनीतिक संबंध स्थापित किए। लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया, जिससे राज्य की राजनीतिक स्थिरता मिली। प्रशासन, उन्होंने एक केंद्रीय शासन प्रणाली की स्थापना की, जिससे राज्य की कुशलता और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया। धार्मिक उदारता, बिंबिसार ने बौद्ध और जैन धर्म दोनों को संरक्षण दिया। बुद्ध को बुलवन विहार दान किया, जिससे आध्यात्मिक और दार्शनिक वातावरण का निर्माण हुआ। अजातशत्रु लगभग 492 से 490 ईस्वी पूर्व। सैन्य विजय हुई। सैन्य विजय, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु के बाद वज्जिन संघ विशाल गणराज्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा और लिच्छवियों को कूटनीति और सैन्य तरीकों से पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। शहरीकरण, उन्होंने अपने शासनकाल में सामरिक गांव को दुर्ग बनाकर पाटलिपुत्र शहर का निर्माण कराया, जो मगध की राजधानी बनी। प्रथम बौद्ध संगति, अजातशत्रु ने बौद्ध नेमा निर्माण के बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया, जिसमें बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ का साहित्यबद्ध किया। माँ पद्मनंद, अगला है माँ पद्मनंद नंद वंश की स्थापना। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक महान पद्मनंद था। साम्राज्यवादी नीति, महान पद्मनंद ने एक शक्तिशाली और आक्रामक समाजवादी नीति अपनाई। वित्तीय शक्ति, उन्होंने एक विशाल सेना निर्माण के लिए भारी मात्रा में संपत्ति एकत्रित की और मगध की आर्थिक शक्ति को बढ़ावा दिया। अहंकार और विस्तार, उन्होंने कुरु, पंचाल, कौशल और काशी जैसे अन्य साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और मगध को एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। और अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन। तो उत्तर है, पूर्व मध्यकालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उन्नत कृषि पर आधारित थी, जिसमें भूमि अनुदानों और ब्राह्मण के आर्थिक महत्व को दर्शाता है। साथ ही व्यापार के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से जुड़ाव भी था। शहर और व्यापार, फले फूले
खासकर दक्षिण भारत में, जहाँ मंदिर आर्थिक राजनीतिक केंद्रों के रूप में काम करते हैं। इस युग में हुंडी जैसी व्यापारिक विधियों का विकास हुआ। कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि में तो इस युग में खेती अर्थव्यवस्था सर्वोच्च स्थान था, जिससे कई प्रांतीय राज्यों का उद्भव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदानों ने उनकी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को विविधता प्रदान की। फसलें, किसान विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलें, नकली फसलें, फल, सब्जियां उगाते थे, जिसमें गेहूँ, चावल, गन्ना, मसाले भी थे। कृषि पद्धतियाँ, फसल चक्र, दोहरी फसल जैसी उन्नत कृषि पद्धतियों का उपयोग किया गया था। व्यापार और वाणिज्य, शहर और व्यापार का विकास, शहरी पतन के धारणा के विपरीत शहर और व्यापार विशेष रूप से दक्षिण भारत में फले फूले। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत का दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से महत्वपूर्ण व्यापारी नेटवर्क था। भारत चीन और अन्य देशों के मसाले, सूती कपड़े, कीमती पत्थर का निर्यात करता था और चीन से चीनी मिट्टी, बर्तन, कपूर, लौंग जैसी वस्तुएं आयात करता था। हुंडी का प्रचलन, हुंडी या विनिमय पत्र का उपयोग नकद पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में होने वाली समस्या से बचने के लिए किया जाया था। व्यापारी संघ, इस युग में व्यापारी संघ का उदय हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भूमि पर अत्यधिक निर्भरता ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक थी। मिंद्रों की भूमिका, दक्षिण भारत में मिंद्रों आर्थिक राजनीतिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। संक्षेप में पूर्व मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, जिसमें क्षेत्रीय राज्य के उद्देश्य के साथ ही व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, जिसमें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क से जुड़ सका। हालांकि राजपूतकालीन साम्राज्य संस्कृति पर लेख लिखिए। आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे YouTube चैनल बालाजी कैलाश लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है, राजपूतकालीन समाज संस्कृति पर एक लेख लिखिए। उत्तर है, राजपूत काल 6वीं-12वीं शताब्दी के समाज में जाति विभाजन और सामंती ढांचा था, जहाँ शासक वर्ग विलासितापूर्ण जीवन जीता था, जबकि किसानों पर भारी करों का बोझ था। संस्कृति के नेतृत्व में योद्धों के गुण, योद्धों का गौरव और उच्च आदर्श महत्वपूर्ण थे। इस दौरान कला, साहित्य, मंदिरों का निर्माण, धार्मिक अनुष्ठानों का विकास हुआ, जिससे संस्कृत के साथ साथ अपभ्रंश और स्थानीय भाषा में साहित्य रचा। मंदिरों की वास्तुकला, लघुचित्र तत्कालीन कला और सुंदर उदाहरण है, और परिखंडन नामक मार्शल आर्ट भी इस योग की देन है। सामाजिक व्यवस्था, जिसमें जाति व्यवस्था, राजपूत समाज में जाति संरचना कठोर थी और जाति प्रथा में विश्वास किया था। सामंती ढांचा, समाज में मंत्री, अधिकारी, सामंती, सरदार उच्च वर्ग के थे और जो धन और विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। दूसरी ओर किसान पर भू राजस्व और अन्य करों का भारी बोझ था और वे सामंती प्रभुओं द्वारा जबरन समर्पण करवाते थे। नारी की स्थिति, सती प्रथा, बाल विवाह पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियाँ स्त्रियों की स्वतंत्रता को सम्मिलित करती थी। हालांकि कुछ राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से सक्रिय भी थी। सांस्कृतिक विकास, साहित्य और भाषा, संस्कृत के साथ साथ अपभ्रंश और क्षेत्रीय भाषाओं में भी काव्य, लोकगीत, साहित्य की रचना हुई, जैसे पृथ्वीराज रास और वीर गाथा का इस प्रमुख उदाहरण है। कला और स्थापत्य, राजपूत मंदिरों की स्थापत्य कला उत्कृष्ट थी, जिसमें रंगीन लघुचित्र और भित्तिचित्र का समावेश मिलता है। संगीत और नृत्य दरबारों और धार्मिक उत्सवों का अभिन्न अंग थे और सूफीवाद तथा भक्ति आंदोलन के प्रभाव से संगीत में भी विकास हुआ। धार्मिक जीवन में हिंदू धर्म का पूर्ण उत्थान हुआ और शैव, वैष्णव तथा शक्ति संप्रदाय का महत्व बढ़ा। जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ। मार्शल आर्ट, राजपूतों ने परिखंडन नामक एक मार्शल आर्ट का विकास किया और नृत्य की तरह तलवार और ढाल का उपयोग प्रदर्शन होता। राजपूतों के गुण,
बहादुरी और सम्मान। राजपूतों के उनके साहस, वफादारी, उच्च आदर्श के लिए माना जाता है। अभिमान और आत्मगौरव। वे अपना वंश और मूल पर बहुत गर्व करते, लेकिन अहंकार में उनका स्वभाव था उदारता। वे स्वभाव से बड़े दिल वाले, उदार थे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। यह थी HI02 HI01 की क्लास। भारत का इतिहास के बारे में था इतिहास। यह सेकंड क्लास है। पिछली क्लास भी ज़रूर देखें, इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। हमने पीछे क्लास ले चुके हैं, वो भी ज़रूर देखें। या हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या कमेंट में जाकर देख सकते, पिन की हुई लिंक है, वहाँ पर कमेंट में जाकर देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस सब्सक्राइब कर लें, बालाजी क्लासेस भी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर वीएमओ क्वार्टर संबंधी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।